तो देखो अब सुनना ध्यान से ना। तो मैंने अभी तक बस इतना बताया कि अगर हमारे पास कभी भी सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस होगा, तो सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस के अंदर अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, मैं एक आध एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से m डिस्टेंस है, ये r पे था हमारे पास, और एक डिस्टेंस मास हम यहाँ ले ले रहे हैं m, ये भी r डिस्टेंस मान लेते हैं। एक यहाँ पर हम लोग लेते हैं 3m, ये 2r मान लेते हैं। एक पार्टिकल यहाँ कहीं ले लेते हैं 2m का, ठीक है, जो एक्सेस पे ही आ रहा है। हमें इस पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लाइक मास, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, प्लस माइनस का कोई काम नहीं है। अगर मुझे आई लिखना है इस पूरे सिस्टम का, तो मैं हर एक पॉइंट मास का लिख के उसको ऐड कर सकता हूँ नंबर्स की तरह, ठीक। यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये कंसिडर कर लिया, तो क्या मैं m इंटू आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिकॉज आई फॉर अ पॉइंट मास इज एम आर स्क्वायर, जहाँ पे m का मतलब उसका मास है और r का मतलब है एक्सिस से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर इसके सीधा सीधा m इंटू आर स्क्वायर प्लस, अब 2m के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, क्या मैं ये लिखूं कि ये 2m इंटू जीरो का स्क्वायर है? बिकॉज इफेक्टिवली तो इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, जीरो। तो जब भी कोई मास एक्सिस पे लाई करेगा उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? प्लस यहां पर डायरेक्ट डिस्टेंस आर स्क्वायर, यहां पर प्लस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। लास्ट ये कितना आएगा, 3m इंटू 2r होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? ये टोटल इफेक्टिवली 1 + 1 2, ये तो 0 हो ही जाएगा, और प्लस 4 3 12, तो क्या 14 mr स्क्वायर आ जाएगा? कोई डाउट है इसके अंदर? एक ये एग्जाम्पल आप लिख लो, फिर बाकी दो एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करना। लैंग्वेज लिखो क्वेश्चन की, बेटा क्वेश्चन की एग्जाम्पल की लैंग्वेज लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम, find moment of inertia of given system of point masses about given axis। बिना एक्सिस के डिफाइन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पॉइंट masses about given axis, about given axis। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसी का पार्ट 1। बाकी दो डायग्राम्स मैं बना रहा हूं यहां पे, यू गिव इट अ ट्राई। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? जो, हाँ मैं कर दूंगा। सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्कशन बाकी है? क्वेश्चन बैंक का, मॉड्यूल का, ठीक है, अभी कर लेंगे, एक बार क्वेश्चंस कर ले थोड़े, ठीक है।
बेटा इसको करने के बाद ये 2 क्वेश्चन और है, ये आप अपने आप से ट्राई करो, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलो करें ना बेटा शुरू। ऑल राइट, ठीक है, उधर ले लेते हैं। देखो बेटा जरा अब है ना, इनका डिस्कशन करते हैं, ध्यान देना प्लीज सब लोग। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको ध्यान देनी है ना पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो है एक्सिस। आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। अगर आपको एक्सिस के बारे में प्रॉब्लम होगी तो फिर आप एमओआई ठीक से नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पे जैसे ये येलो लाइन से हमने दिखा रखा है कि दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मेरे पास 3 अलग अलग मासेस है, मैं तीनों को अलग अलग देखूंगा। इसकी अगर बात करता हूँ तो ये पर्टिकुलर जो मास है ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और ये भी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। ये जो मास है इसका भी मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, a/√3। कैसे आता है अपन देख लेते हैं। ये a है, यहां से यहां तक मैं इधर बना के दिखा दे रहा हूं। ये हमारे पास a/2 होगा बेस, ये कितना है a, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर a² माइनस a²/4, तो ये आएगा √3a/2। यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे, a/√3 नहीं है ये आएगा हमारे पास √3a/2। कोई डाउट बेटा यहाँ तक। हाँ बस कोशिश करा करो, याद रखा करो, जैसे मुझे याद नहीं था पर याद होना चाहिए, ठीक है। अब अपन वैल्यू लिखते हैं आई की, बेटा प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे आई की वैल्यू देखो कितनी आएगी, आई वुड बी इक्वल टू 0 0 और इसका 2m इंटू ये डिस्टेंस ये रहा इसका स्क्वायर, तो क्या ये 3a²/4 आ जाएगा। तो ये अपने पास कितना निकल के आ गया, 3ma²/2। कोई डाउट है बेटा। चलो अगला देखते हैं जरा। नेक्स्ट वाले के अंदर हमें देखो ये एक्सिस है हमारा, तो ये वाला मास कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इस कॉर्नर पे कुछ दिया भी नहीं था, दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3m और 2m है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करता हूं, क्या ये पूरा का पूरा डायगोनल √2a के बराबर होता है। बेटा स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a। √2a का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, a/√2। मैं यहां करके दिखा दे रहा हूं, √2a डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, a/√2। सेम टू सेम ये डिस्टेंस भी उतना ही आएगा। कोई डाउट इसके अंदर। तो अगर मैं 2m के लिए i लिखना चाहूं तो आई कैन राइट i इक्वल टू 2m इंटू a/√2 का स्क्वायर इज a²/2। कोई दिक्कत, प्लस 3m इंटू अगेन इसका स्क्वायर इज a²/2। तो 2m प्लस 3m क्या 5ma²/2 हो गया। बेटा कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ठीक है, कॉपी कर लो जिसे भी करना है। किस किस के दोनों सही हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो कुछ कंफ्यूजन है जो चीज बतानी है, अच्छा समझ गया, ठीक है ठीक है, ऑल राइट। हाँ बेटा √3a/2 ऐसे आया बेटा, ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया। ये बेस जो है वो अपने पास a का आधा कितना a/2, और ये परपेंडिकुलर चाहिए था, तो परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर विच इज √a² माइनस a/2 का स्क्वायर विच इज a²/4। सॉल्व करेंगे तो अंदर आएगा 3a²/4, रूट ले लोगे तो √3a/2, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर एक पॉइंट लिखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से पहले एक नोट है ना, पॉइंट लिखो जरा। इफ मतलब नोट की तरह लिखना कॉपी में, इफ point mass lies on axis itself
on axis itself ठीक है, lies on axis itself, then its moment of inertia of that point mass about that axis would be 0. लिख लिया बेटा? ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं. तो जब भी पॉइंट मास एक्सिस पे ही होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होगा? 0. अब एक सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिला के एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो फटाफट से. ये कोशिश करना कि सबका सही हो. देखो, 2 point masses are separated by distance small d. 2 point masses are separated by distance small d as shown. ठीक है. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लैंग्वेज पे ध्यान देना. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through their center of mass. And perpendicular to line joining them. ठीक है, क्लियर है यहां तक? श्योर? ठीक है. अच्छा, अब कोई मुझे बस इतना बता सकता है कि वो एक्सिस कैसे बनाना है? जो हमें लैंग्वेज गिवन है उस एक्सिस का क्या मतलब है, कैसे बनाए? सेंटर ऑफ मास इस तरफ लूं कि इस तरफ लूं? 4m के पास. जितना हैवी मास होगा उसके पास ही होगा. तो वन थिंग इज क्लियर कि दिस इज COM. ठीक. अब इस COM जो हमने लिखा है, एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए. तो क्या ऐसे बना सकता हूं क्या एक्सिस? परपेंडिकुलर बोला है. किसके परपेंडिकुलर? लाइन ज्वाइनिंग देम. सो डज दैट मीन कि हमें जो एक्सिस बनाना पड़ेगा इट शुड बी समथिंग लाइक दिस? कोई डाउट? यानी मुझे आई किसके अबाउट बताना है? इस एक्सिस के अबाउट. दिस इज व्हाट आई नीड. सॉल्व करो, आपके पास 1.5-2 मिनट है. ठीक है, और कोशिश करना गलत ना हो. हाँ, तो क्या आ रहा है आंसर बताओ फिर. अब फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? 4md²/5 यही आ रहा है. ठीक है, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं. देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए था? टोटल डिस्टेंस. ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 5m. और m से चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4m. 4d/5 आ गया. सेम वे दिस वुड बी d/5 बचेगा. बेटा कोई डाउट इसमें? ये सेंटर ऑफ मास में बताया था एक्सप्रेशन. अब हमारे पास एक तरीके से 2 मास है. ये हमारे लिए 1 हो गया, ये हमारे लिए 2 हो गया. ठीक. और हमको m1 m2 पता है, r1 r2 पता है. तो यहां से अगर हम वैल्यू लिखना चाहें, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं. तो i का वैल्यू आ जाएगा बेटा, i वुड बी इक्वल टू m इंटू 4d/5 होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू d²/25 लिख देता हूँ, d/5 का स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 and 4 20 md² डिवाइडेड बाय 25 विच विल रिड्यूस टू 4md²/5. करेक्ट. क्लियर है बेटा?
किसी को कोई डाउट? तो पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लेंगे, डिस्टेंसेस आ जाएंगे दोनों मासेस के, और उसके बाद सीधे सीधे अपन m1r1² प्लस m2r2²। कॉपी कर लो बेटा फटाफट से, जिसको भी करना है फटाफट से कॉपी करो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं डालना तुम, सबसे पहले एक काम करो, 2 थ्योरम्स लिखते हैं अपन, फिर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले ऐसे मेन हेडिंग लिख सकते हो थ्योरम्स, थ्योरम्स, और उसके अंदर सबसे पहली ठीक है, थ्योरम्स में पहली पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इन दोनों को अच्छे से समझ लेना, ये बहुत यूजफुल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम शुरू करें। ऑलराइट, देखो ध्यान से समझना इसको, इसके कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, पर ये एक्सप्रेशन काम के हैं। स्टार्ट करो। देखो हमारे पास कोई भी एक रैंडम शेप की बॉडी है, इट कैन, बेटा इधर ध्यान देना, इट कैन बी ए 1D बॉडी, 2D बॉडी, 3D बॉडी, कोई कंडीशन नहीं है बेटा, इधर कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी शेप की बॉडी हो सकती है, किसी भी डायमेंशन की बॉडी हो सकती है। हमने क्या किया, सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई किया कि दिस इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमने कहा ये पॉइंट जो है दैट इज COM ऑफ दिस बॉडी। अब हमने क्या किया, एक एक्सिस लिया जो कहां से पास कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास। इसमें कोई डाउट? इसके अबाउट हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था वो हमने लिख दिया ICOM। अभी तक क्लियर है? अब हमने क्या किया, इसी के पैरेलल एक एक्सिस तो यहां ले लिया, एक एक्सिस कुछ बाहर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत? इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो मैं लिख दे रहा हूं, ये डिस्टेंस कुछ होगा, ये डिस्टेंस कुछ होगा। ठीक, हम वैल्यूज लिखते हैं, ये डिस्टेंस लेट से D1, ये डिस्टेंस D2, बॉडी का मास स्मॉल m। प्लीज ध्यान से सुनना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी I1, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी I2। देखो अगर आप नाम पे फोकस करोगे ना, इट्स कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब ऑफ कोर्स ये 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में लग रही होगी, जिनमें से एक फिक्स्ड हो गया कि वो सेंटर ऑफ मास वाला ही होगा, इसको तो आप बदल ही नहीं सकते, बिना इसके इस एक्सिस थ्योरम का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अगर मैं पास ICOM है, यानी इफ आई नो द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो मैं उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं, इररेस्पेक्टिव कि वो बॉडी के अंदर है या वो बॉडी के बाहर है। क्या बात समझ में आती है? श्योर? यानी मैं यहां से अगर लिखना चाहूं तो आई कैन राइट दिस I1 एज, ध्यान से देखना आप, I1 मतलब पहले वाला एक्सिस जो पैरेलल है उसके अबाउट लिख रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ICOM प्लस, ठीक है, ICOM प्लस बॉडी का मास स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। इट्स वेरी वेरी इजी। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? हमने कहा कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट MOI है, तो उसके पैरेलल दूसरे एक्सिस के अबाउट अगर लिखना चाहते हो तो आप ICOM प्लस बॉडी का जो भी टोटल मास है और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो ये हमें D दे रखा था। क्या बात समझ में आ गई? सेम वे इफ आई वांट टू राइट I2, कैन आई राइट इट एज ICOM प्लस अगेन मास ऑफ द बॉडी and this time the distance would be D2 square। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बस ये 2 भी बनाने का रीजन ये है कि कभी कभी ये कंफ्यूजन आ जाता है कि एक्सिस बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, so there is nothing like that। इसमें कोई हिडन कंडीशन नहीं है, ये हमेशा एप्लीकेबल है, एक्सिस बॉडी के प्लेन में हो, उसके परपेंडिकुलर हो, एंगल्स पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली कंडीशन इज कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे और दूसरा उसके पैरेलल हो, तो पैरेलल वाला सेंटर ऑफ मास वाले का प्लस MD² के बराबर होगा। समझते हो? क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या कि I2 इक्वल टू
I1 प्लस m इंटू D2 माइनस D1 का होल स्क्वायर, कि मैं I2 लिखना चाहता हूं तो I1 प्लस ये डिस्टेंस हमारा कितना है, D2 माइनस D1 का होल स्क्वायर। क्या ये लिखा जा सकता है? श्योर? क्या बेटा? बिल्कुल, आई कॉम होना जरूरी है, मतलब आई जो एक है वो किसके अबाउट होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। यहां ये दोनों पैरेलल तो थे, डिस्टेंस भी पता है, लेकिन उनमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा था। ये गलती कभी भी नहीं करनी अपने को। समझ गए बात को? कोई डाउट अभी? पक्का क्लियर हो गया? ठीक है, इसको कॉपी करो जरा। इसमें तुम एक लाइन लिख सकते हो, एक लाइन लिख लो। इट इज यूज्ड फॉर determining the value of moment of inertia. It is used for determining the value of moment of inertia. It is used for determining the value of moment of inertia about an axis parallel to. It is used for determining the value of moment of inertia about an axis parallel to another axis which is passing through its center of mass. Parallel to another axis which passes through its center of mass. ठीक है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है इसके अंदर। आप ये पूरा कॉपी करो एक बार, फिर अपन सेकंड थ्योरम देखते हैं। ठीक है, देखो सेकंड थ्योरम क्या कह रही है। सेकंड थ्योरम को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, एक बार समझाने दो जरा ना। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बेटा प्लीज सुनना, पहले तो इसके अंदर एक हिडन कंडीशन है जिस पे ध्यान नहीं जाता जनरली, एंड दैट कंडीशन इज इट इज वैलिड बेटा प्लीज ओनली फॉर 2D या 1D बॉडीज। 1D बॉडी का भी कोई मतलब नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर 2D या लैमिना। लैमिना का मतलब बेसिकली 2D बॉडी होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई 2D बॉडी है तब तो ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है, और ये कहीं स्पेसिफिकली लिखा नहीं होता, पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? मतलब कैन आई अप्लाई दिस थ्योरम टू अ सॉलिड स्फीयर? नो, इट्स अ 3 डायमेंशनल बॉडी। कैन आई अप्लाई टू अ कोन? नो। सिलेंडर? नो। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट? अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ये कहता क्या है। ये कुछ इस तरह से बात है कि लेट से हमारे पास एक कोई 2D बॉडी है इस तरह की। हमने सबसे पहले 2 एक्सिस लिए। कौन कौन से 2 एक्सिस लिए? हमने एक एक्सिस लिया बॉडी के प्लेन में, एक और एक्सिस लिया बॉडी के प्लेन में, यानी हमने 2 एक्सिस ले लिए जो बॉडी के प्लेन के अंदर ही लाई कर रहे हैं। इट्स अ स्क्वायर प्लेट। क्या बात समझ में आती है? ये एक स्क्वायर प्लेट है हमारे पास इस तरह से। ठीक, क्लियर? तो हमने कहा 2 एक्सिस हमने कंसीडर कर लिए। एक एक्स एक्सिस इसको कह देते हैं आई एक्स, एक वाई एक्सिस इसको कह दिया आई वाई। ये मैंने अभी अपनी कन्वीनियंस से लिया है। अगर कोई चाहे कि नहीं सर मैं तो एक्स वाई प्लेन नहीं, मैं तो एक्स जेड प्लेन यूज करना चाहता हूं, कर लो, तब एक एक्स हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, जेड। कोई कहता है मैं तो वाई जेड करना चाहता हूं, नो प्रॉब्लम, एक वाई और एक जेड। क्या बात समझते हो? हाँ, ये श्योर है कि मेरी जो बॉडी है दोनों एक्सिस उसके प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर। क्या समझते हो बात को? और दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कोई डाउट है इसके अंदर? हमने कहा अगर इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ आई एक्स एंड आई वाई, और मैं अब लेता हूं थर्ड एक्सिस। थर्ड एक्सिस क्या लिया मैंने? प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या बात समझते हो? या मैं बोलूं आई एक्स और आई वाई इन दोनों के परपेंडिकुलर। इन दोनों के परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दे रहा हूं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है यू मेक अ डॉट एंड अ सर्कल।
डॉट एंड सर्कल का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, करेक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। कोई दिक्कत? तो ये जो डॉट और सर्कल बनाया ना, इट बेसिकली मींस एक्सिस लाइक दिस, ये मार्कर जैसे यहां पे लगा दिया आई जेड। कोई डाउट? हम कह रहे हैं कि भाई हमें इस आई जेड के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। तो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस आई जेड वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या बात समझ में आई? एक कॉपी देना, अपन इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार के लिए। इट वॉज समथिंग लाइक दिस, दिस प्लेन वॉज देयर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमने कहा दो एक्सिस तो कैसे लोगे जो प्लेन में होंगे, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। अब इस प्लेन से परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस जो लोगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट कहीं भी? पक्का? कोई से भी लो। मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, इसमें ऐसा कोई कन्फाइंड नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूं उसको, पहले लैंग्वेज में लिख के समझाता हूं। यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको अगर मैं और थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना चाहूं, ध्यान से देखना, आई परपेंडिकुलर टू प्लेन। बेटा ये कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, पर अपने को समझने में इजी रहेगा। आई परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू आई of two mutually perpendicular axes lying in plane। इसको और ऐड कर देना, सम ऑफ आई ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन प्लेन। यानी जो प्लेन के अंदर दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, उन दोनों का जो आई का सम होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन वाले आई का बराबर होगा। मतलब ये कॉपी देना एक बार फिर से, मतलब अगर मैं प्लेन ऐसे ना लेके ऐसे ले लेता हूं, तो ये वाला एक्सिस प्लस ये वाला एक्सिस बराबर ये वाला एक्सिस। समझ गए बात को? ये दोनों किसके अंदर है? प्लेन में। इनके परपेंडिकुलर वाला जो आएगा वो इसका प्लस इसका। अब तो कोई डाउट नहीं है? क्लियर? तो हम यहां पर इसको अपनी लैंग्वेज में हमने लिख लिया है, ठीक है। ये वैसे स्कूल में नहीं लिख के आना है, ऑल्दो उसमें तो क्वेश्चन आएंगे सीधा, फिर भी आई परपेंडिकुलर टू द प्लेन वुड बी द सम ऑफ आई ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन प्लेन। बेटा क्लियर? इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसा सुन लेते हैं बच्चे कि ये जो तीनों एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास करने चाहिए, क्योंकि अभी सेंटर से पास करते हुए हमने एग्जांपल लिया है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप ये तीन एक्सिस इधर इधर और इधर भी बना सकते थे। समझ गए? सो दी ओनली कंडीशन इज, अगर अपन बिल्कुल बहुत इफेक्टिवली देखें तो हम लिखना चाहिए ऑल एक्सिस मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक कंडीशन है, ठीक। उसके अलावा कंडीशन क्या है? टू एक्सिस मस्ट लाई इन प्लेन। करेक्ट? इसको शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। Two axis must lie in plane. Third condition, one axis must be perpendicular to plane. Clear? तो बेटा बहुत क्लियर बता दिया है, लिखवा दिया है, पॉइंटर बना दिया है। अब इसको दिमाग में रखने की कोशिश करना, समझे? इन शॉर्ट तो यही है कि एक 2D बॉडी है, दो एक्सिस उसके प्लेन में है और परपेंडिकुलर है, तो तीसरा एक्सिस जो उनके परपेंडिकुलर होगा उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो के सम के बराबर होगा। कॉपी करो फटाफट से। इसमें भी एक लैंग्वेज नहीं, ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट लिख सकते हो तुम। इसे कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड पॉइंट करके लिख सकते हो बोले, या नेक्स्ट हेडिंग की तरह लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। एक बार बेटा मेरे को थोड़ा सा समझाने दो। बेटा ध्यान देना जरा, प्लीज सुनना। हमने कहा लेट से हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना है m, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैं लेट से x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाह रहा था, करेक्ट। अगर पॉइंट मास होता तो आई हैड द फॉर्मूला mr², वो लगा देते। यहाँ पॉइंट मास नहीं है, यूनिफॉर्म बॉडी है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा कोई पहले एलिमेंट लेते हैं जिससे बॉडी मिलके बनती है। कितने मास का ले लिया, dm। भाई m मास बॉडी का है तो स्मॉल मास क्या होगा, dm। और इसका अगर मैं डिस्टेंस देखना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस आ रहा होगा हमारे पास उसको y बोल सकता हूं क्या? बेटा समझते हो बात को? अब ये पॉइंट मास ही तो बन गया मेरे पास एक छोटा सा, जो कितने डिस्टेंस पे है, y। तो शुड आई राइट ix ऑफ दिस पॉइंट मास एज dm इंटू कितना, y²। बेटा कोई डाउट? mr² में m की जगह dm और डिस्टेंस की जगह कितना, y²। ऐसे बहुत सारे पॉइंट मास होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे पॉइंट मास होंगे तो सबका अलग अलग लिखना है और ऐड करना है। एडिशन को क्या हम इंटीग्रेशन कहते हैं भाई साहब? एडिशन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो क्या ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया हमारे पास? तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस। कोई कहता है कि सर अपन अगर आई वाई के अबाउट लिखना होता तो कुछ डिफरेंस आता क्या? बिल्कुल आता। अब की बार ये जो डिस्टेंस आता, क्या ये वाला कंसीडर करना पड़ता? ये पॉइंट मास से लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होता, x। तो यहां पे डिफरेंस खाली इतना आ जाता। बेटा क्या इतनी बात समझ में आती है? अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ऑल्दो अपने को वेरिएबल मास डेंसिटी का एक एग्जांपल आता है रॉड का, जैसे सेंटर ऑफ मास में आया था। बाकी सारे डेरिवेशन या बाकी एक्सप्रेशन नहीं आते। अपन एक बार पहले रॉड का करके देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है उसको। लेट से हमारे पास कोई एक रॉड है, प्लीज ध्यान देना, और ये हम ले लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं पहले यूनिफॉर्म डेंसिटी का निकाल के बता रहा हूं, फिर नॉन यूनिफॉर्म का आप लोग ट्राई करोगे अभी। तो हमने कहा कि ठीक है, ये एग्जाम्पल है, दिस आई वी नीड टू कैलकुलेट फॉर अ रॉड जिसका मास m है और जिसकी लेंथ l है। मैंने कहा मैं तो सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, उस एलिमेंट का मास क्या लूंगा, dm। कोई दिक्कत? dm की वैल्यू क्या मैं m/l इंटू dx लिख सकता हूं? कोई पूछे क्यों? क्यों लिख सकता हूं, कोई बता सकता है कैसे लिखा? यूनिटरी मेथड भी कह सकते हो। और क्या dm को लैम्डा dx लिखवाया था सेंटर ऑफ मास में? लैम्डा लिखवाया था m/l, फिर m लिखवाया था लैम्डा इंटू l। स्मॉल मास का अगर dm लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dl dx। लैम्डा की वैल्यू ही तो m/l होती है। कोई दिक्कत? श्योर? किसी को नहीं दिमाग में आ रहा हो कोई बात नहीं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि l लेंथ का मास m होगा, तो वहां से यूनिट लेंथ का मास m/l होगा, तो वहां से dx लेंथ का मास m/l इंटू dx होगा। अभी क्लियर है? ठीक। ये जो एलिमेंट है ये हमसे कितने डिस्टेंस पे है बेटा? ये एलिमेंट हमसे कितने डिस्टेंस पे माना जाएगा, x। हमने कहा x डिस्टेंस पे मान लिया, सही है। अब मैं लिखने जा रहा हूं i, पहले इस एलिमेंट का लिखता हूं, तो dm की जगह मैं लिखने जा रहा हूं m/l dx, और फिर dm के साथ लिखने जा रहा हूं डिस्टेंस का स्क्वायर, और फिर कर दे रहा हूं उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में लगानी पड़ेगी लिमिट। मैं चाहता हूं रॉड का यहां से लेके यहां तक का हर एलिमेंट हमारे पास आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तो मैंने कहा रॉड का हर एलिमेंट लेने के लिए यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। यहां के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। यहीं से तो डिस्टेंस लिख रहे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां से x का वैल्यू क्या होना चाहिए, l। तो मैं लिमिट लगा दूं 0 to l। बढ़े आगे, यहां से देखो m/l इज कांस्टेंट बाहर आएगा, x² का इंटीग्रेशन वुड बी x³ 3, 0 से l। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो इट वुड रिजल्ट इन
ml²/3। कोई डाउट इसमें? श्योर? ये जो एक्सिस है इसकी लैंग्वेज क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर, और कहां से पास करिए? एज ऑफ द लेंथ। कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? तो एक काम करते हैं, पहले तुम ये एक्सप्रेशन लिख लो, ठीक है? ये एक्सप्रेशन लिख के मैं इसकी लैंग्वेज लिखवाता हूं, और फिर इसी को यूज करके अपन और एग्जाम्पल करते हैं एक बार के लिए। तुम पहले इतना लिखो बेटा, पहले खाली ये लिख दो डायग्राम और ये, फिर मैं लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूं। अभी तो हेडिंग के अंदर ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज, उसके अंदर ये डायग्राम और ये दो लिखो, IX IY, ठीक है? फिर मैं आगे बताता हूं। तुम लोग को ये समझ में आ गया पूरा? तो मैं ये हटा के ऑल्टर करके और कर दूं, डेरिवेशन दे दूं जो स्कूल वगैरह में पूछते हैं? ये समझ में आया था? ठीक है, तो मैं ये हटा दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करना दोबारा, इसको दोबारा डिराइव कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बेटा लिख लिया? अच्छा, सॉरी, ये लो लिखो। ठीक है, मैं भी बता रहा हूं, आप लोग प्लीज लिखना पहले। अब हाँ, एक सेकंड, हाँ ये लिख लिए दोनों, dx dy मतलब IX IY, यहां तक डन एवरीवन? नाउ यू राइट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ठीक है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, passing through the center of mass and perpendicular and perpendicular and perpendicular to the perpendicular to the length, perpendicular to the length of a rod, perpendicular to the length of a rod of mass small m, of mass small m and length small l, and length small l. ठीक है, ट्राई करो जरा। देखो मैंने क्या डेटा दिया है, एक रॉड दी है, m मास l लेंथ, सेंटर ऑफ मास को ही x बराबर 0 मान लिया। अब आपको इस एक्सिस क्या और बताना है, सेंटर ऑफ मास से पास किया और लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। यू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर दिस। ट्राई करो जरा, ठीक है? 2 मिनट टाइम लो, ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। सही समझा दो दोबारा से। देखो समझना कि कैसे अप्रोच करना है। सेंटर ऑफ मास वाले में भी अपन ने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, मैं उसी तरह की अप्रोच दोबारा बताता हूँ। आप ना सबसे पहले भाई जब बॉडी का निकालना है, बॉडी का कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास तो पॉइंट का फॉर्मूला है कि पॉइंट अगर r डिस्टेंस पे है तो आप mr² लिख सकते हो। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मैंने कहा बॉडी मिलके किससे बनती है, पॉइंट से। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया जो कि कहां पर था, x = x पर। ठीक, यानी मैं इसको अगर वैसे शो करूं
तो कितने डिस्टेंस पे ले लिया, x डिस्टेंस, और इस छोटे से पॉइंट की लेंथ कितनी ले लूं, dx, x डिस्टेंस पे कोई भी एलिमेंट dx पे ले सकते हैं, और इसका मास कितना ले लूं, dm। अभी तक कोई दिक्कत? अगर मैं केवल इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो क्या dm इंटू एक्स स्क्वायर बनना चाहिए, mr स्क्वायर में m की जगह dm, r की जगह x। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मुझे सबका निकाल के ऐड करना है। फिजिक्स में एडिशन जब बहुत ज्यादा हो तो आप करते हो उसको इंटीग्रेट। अभी तक कोई दिक्कत? सारी कहानी कहां पे अटकेगी, x की लिमिट पर। लिमिट अगर मुझे चाहिए, ठीक है, ये हटा दूं यहां से, ये मैं लिख दे रहा हूं कि ये हमारा x इक्वल टू एक्स था। लिमिट का मतलब होता है आपको उस बॉडी का हर पॉइंट कवर करना है, तो हर पॉइंट का मतलब यहां से यहां जाना पड़ेगा। इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या -l/2 आएगी क्या, लेफ्ट में जाना पड़ेगा तो माइनस, और आधी लेंथ है तो l/2। सेम वे इसकी लेंथ कितनी जानी पड़ेगी, l/2। सही है? अब कोई दिक्कत किसी को भी किसी स्टेप में दिक्कत? लिमिट चलने देते हैं -l/2 से +l/2। dm तो मैंने लिख ही रखा है यहां पे। अगर मुझे dm चाहिए तो dm की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो dm की वैल्यू हम लिख सकते हैं बेटा, ये लिखा हुआ m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर -l/2 से +l/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो यह निकल के आ जाएगा बेटा ml²/12। अभी तुम करके देख लेना भले, क्या बात समझ में आती है? और ये एक्सप्रेशन अपने को याद भी करना है, अभी बहुत बार यूज करेंगे अपन, समझे? तो इस तरीके से अपन डिराइव कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ऑल्दो हमारे को डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ये यूज होता है प्रॉब्लम्स के अंदर, इसको अपन मास की तरह यूज करेंगे। तो एक्सप्रेशन याद करें, और एक नहीं है, कम से कम रॉड के 7-8 6-7 केसेस हैं, फिर प्लेट के 5-7 केसेस हैं, फिर आपको रिंग्स के मिलेंगे, फिर डिस्क के मिलेंगे, फिर स्फेयर के मिलेंगे, वो सब अपने को याद करने हैं। तो लगभग 30-35 एक्सप्रेशन है जो याद करने हैं अपने को, समझे बात को? इसलिए मैंने एक क्यों बता दिया, एडवांस के अंदर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है इस तरह के रॉड का, और कॉम्प्लिकेट करने के लिए लैम्डा ऐसे नहीं लिखना पड़ता m/l, वो देगा लैम्डा इक्वल टू 2x + 3, 3x² + 4, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास में करवाया था, अगर वो आपको याद होगा तो। समझे बात को? तो कुछ भी नहीं करना, बस यहां dm को जैसे हमने लिख दिया m/l इंटू dx, मैं यहां लिख के बताता हूं, इसको एक्चुअल में लिखा जाता है लैम्डा dx, और लैम्डा का वैल्यू होता है m/l dx। तुम ऐसे लिख लेना, ये पूरा पार्ट ही हटा देना यहां से, जो है कंप्लीटली। समझे बात को? तो बस अगर लैम्डा m/l ना देके कुछ और दे देगा तो वैल्यू पुट कर देना उसके अंदर। क्लियर? कॉपी करो जरा इसका। एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर अभी अपन नेक्स्ट, अभी मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन कर देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में अपन यानी कि कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है?